आज के इस दौर में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब चाहे हम कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, सोएं या फिर खाएं, हर वक्त मोबाइल हमारे इर्द गिर्द ही होता है। यदि एक पल के लिए भी मोबाइल हमारी आंखों से ओझल हो जाए तो ऐसा लगने लगता है पता नहीं कितनी जरूरी चीज हमारे हाथ से गायब हो चुकी है। जब तक मोबाइल हाथ में नहीं आ जाता तब तक तसल्ली भी नहीं मिलती है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। महिला नहाने के लिए गई हुई थी, मोबाइल बाहर रखा हुआ था और अचानक ही मोबाइल की घंटी बज जाती है। जैसे घंटी बजती है तो बाथरूम से निकल के आना तो मुश्किल था, लेकिन उसने अपने पति को आवाज लगाई, कहा कि देखो किसका फोन आ रहा है। अब पति ने मोबाइल को देखा, रेस्पॉन्स दिया और रेस्पॉन्स देने के बाद जैसे ही रखा, एकदम से ही व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन बेल बजती है और जैसे ही उसने उसे चेक किया तो उधर से मैसेज भेजने वाले ने कुछ आपत्तिजनक मैसेज भेजा था। इस मैसेज को देखने के बाद पति का दिमाग खनक जाता है। जैसे ही पत्नी बाथरूम से निकल के आती है तो वो पूछता है कि ये व्हाट्सएप पर जो मैसेज आया है, इस व्यक्ति ने जो तुम्हें ये लिख के भेजा है, इसमें कितनी सच्चाई है। बस इतना सुनना था। इसी बात को देखते हुए पति और पत्नी के बीच कहासुनी हो जाती है, बात मारपीट तक पहुंच जाती है। लेकिन कुछ वक्त बीतता है, उसके बाद फिर से वही मैसेज दोहराया जाता है, फिर से वही बात होती है तो पति और पत्नी के बीच में गुस्सेबाजी शुरू हो जाती है। पत्नी ने अपनी जो दिक्कतें थी, अपनी समस्याएं थी, बताने की कोशिश की और पति को समझाने का भी प्रयास किया। लेकिन इसी बीच में एक नहीं दो कत्ल हो जाते हैं, वो भी बहुत ही भयानक रूप में। और पुलिस ने कुछ ही घंटों के बाद जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो जांच जिस दिशा में जा रही थी, लग रहा था कि ये झूठ है। लेकिन जब पब्लिक के सामने बातचीत आती है, निकल कर सामने मामला आता है तो वो सच निकल कर आता है और वो भी बहुत ही भयानक और खौफनाक सच होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है, एक शहर है इंदौर, और इसी का ही एक थाना लगता है एरोड्रम थाना। दरअसल एरोड्रम थाना क्षेत्र का एक इलाका है अशोकनगर। बात कर रहा हूं 9 दिसंबर 2023 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 10-12 साल के आसपास रही होगी, वो शाम 5 बजे जैसे ही अपने घर पहुंचती है इस अशोकनगर में, तीसरी मंजिल पे उसका अपना माता पिता, उसका भाई किराए के मकान में रह रहे थे और दरवाजे को जैसे ही उसने नॉक करने की कोशिश की तो पता चला कि दरवाजा तो खुला हुआ है। अब दरवाजे के अंदर जैसे जाते हैं तो मम्मी मम्मी आवाज लगाती हुई, लेकिन मम्मी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और जैसे ही वो अंदर जाकर देखती है तो मम्मी अर्धनग्न अवस्था में खून से बुरी तरह से लथपथ थी और अपनी माँ को इस रूप में देखने के बाद उसकी चीख निकल जाती है। पास में ही जब उसकी नजर पहुंचती है तो बेड के नीचे उसके मामा लेटे हुए थे, वो भी अर्धनग्न अवस्था में थे। मामा और माँ को देखकर उस लड़की ने जब चीखना चिल्लाना शुरू किया है तो उसी मकान में और भी किराएदार रहते थे। आसपास के लोगों तक जब चीखों की आवाज पहुंचती है तो लोग भी उस कमरे की तरफ दौड़कर आते हैं और आकर देखते हैं कि मामला क्या है। पता चलता है कि भाई और बहन अर्धनग्न अवस्था में पड़े हुए थे और वो मर चुके थे। मारने वाले ने उनको इतनी बार मारा था कि जब तक वो मर ना जाए तब तक उनके मरने का इंतजार किया और तसल्ली हो गई कि मर चुके हैं, तब जाकर वो यहां से जाते हैं। कातिल कौन है, कत्ल क्यों किया है, बहुत सारी वजह थी। लेकिन जैसे ही उनके तन पर कपड़े नहीं थे, ये तन पर कपड़े ना होना ही लोगों को परेशान कर रहे थे। मामला फिर पुलिस तक पहुंचता है। एरोड्रम थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर आती है और दोनों ही लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि दोनों पर तलवार और चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए गए थे। इतने वार की गिनती भी नहीं हो पा रही थी। अब इसी बात को देखते हुए कि पुलिस ने लगभग 50 ऐसे सस्पेक्ट थे, 50 लोगों पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही 7 लोगों को पुलिस ने डबल मर्डर की सूचना से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच जाता है और तुरंत ही 7 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उनसे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुम्हारा इस कत्ल के मामले में क्या हिस्सेदारी है, क्या नहीं है। 7 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही थी, लेकिन 7 के 7 ने एक ही जवाब दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारा इस पूरे मामले में कोई भी रोल नहीं है। पुलिस ने अब इन आसपास के इलाके के लगभग 125 सीसीटीवी कैमरे थे, उनको खंगालना शुरू किया और कई टीमें बनाई। अब फोरेंसिक टीम हो या फिर एफएसएल टीम, साथ ही कोई और टीम भी मौके पर आती हैं। कई टीमों ने आकर जांच पड़ताल करना शुरू किया, लेकिन पुलिस को कोई सबूत हाथ नहीं लग रहे थे। तभी पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किया तो एक महिला आती और एक महिला जाती, यानी कि एक महिला आना और जाना उसका दोनों ही दिखाई दिया। अब घर वालों से ये पूछने की कोशिश की कि क्या इस महिला को आप जानते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये महिला शायद इस घर के अंदर प्रवेश करके गई है। अब जैसे ही उस महिला के बारे में पूछा जाता है कि क्या तुम इसे जानते हो, तो उस महिला के बारे में पता चलता है कि उसका नाम ममता उर्फ पिंकी है, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास है। उसके बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि बंगाली कॉलोनी है, वहां की वो रहने वाली है। पुलिस ने आप देखा ना ताप देखा। अभी कुछ ही घंटे बीते थे, कुछ ही घंटे, क्योंकि पुलिस पर लगातार दबाव पड़ रहा था कि इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है। जल्द से जल्द कातिल सलाखों के पीछे हों। और जो पब्लिक में एक रोष फैल रहा था
गुस्सा फैल रहा था, वो गुस्सा रोष शांत हो जाए, कहीं ऐसा ना हो पुलिस की नाक में भी दम हो जाए, लोग सड़कों पर ना उतर आए। इसी हिसाब को देखते हुए पुलिस ने इस महिला को जब हिरासत में लिया, इससे पूछताछ करनी शुरू की तो महिला इधर उधर की बातें बताना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस के सवालों के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती और वो महिला स्वीकार कर लेती है कि हाँ, मैं ही थी जो घर गई थी और मैं ही थी जो घर से बाहर आई थी। अब पुलिस पूछने लगती है कि क्या बात है, तो वो बताती है कि जिस महिला की हत्या हुई है उसका नाम सरिता ठाकुर है, जो कि ब्यूटी पार्लर की संचालिका होती है, और जो व्यक्ति मारा गया है उस व्यक्ति का नाम रवि ठाकुर है, जो कि इस महिला का मुंह बोला भाई होता है। इसके शहर में 3 होटल चल रहे हैं। एक होटल का नाम वैष्णो पैलेस है, दूसरे का नाम हनी होटल है और तीसरे का नाम होटल सागर है। और तीनों ही होटलों के अंदर गंदे और घिनौने काम होते हैं, अनैतिक कार्य होते हैं, महिलाओं के साथ गंदी बातें होती हैं। अब महिलाओं के साथ जब गंदी बातें हो रही हैं, अश्लील काम हो रहे हैं, तो इस महिला का इस मामले से क्या लेना देना है। तभी पूछा जाता है कि जिस महिला की हत्या की गई है, दरअसल उस महिला ने इस व्यक्ति से इसकी मुलाकात कराई थी और उस व्यक्ति ने इसका अश्लील वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद उसके साथ लगातार दबाव बनाता था कि जब उसका मन करता था वो अपने होटल में से बुलाने की कोशिश कर रहा था। काफी समय से, लगभग 1 साल से लगातार ऐसे चल रहा था। और उस महिला के जो वीडियो बने हुए थे, अश्लील न्यूड वीडियो बने हुए थे, उन न्यूड वीडियो के सहारे ममता उसके पास जाती थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। एक दिन उसके पति को यह बात पता चल जाती है और इसी बात को लेकर घर में झगड़ा होने लगता है। जब घर में झगड़ा हो रहा था तभी इसके पति ने इसको मारने पीटने की बात कही। तब इसने कहा कि मुझे फंसाया गया है और फंसाने वाला कोई और नहीं है। जिस महिला का नाम सरिता ठाकुर है, जो कि ब्यूटी पार्लर चलाती है, मैं उसके यहां पर जाती थी, उसी ने मुझे इस जाल में फंसाया है। और पति और पत्नी ने मिलकर, यानी कि ममता और पिंकी और उसके पति नितिन पवार ने मिलकर बहुत सारे सीरियल देखना शुरू कर दिए, जो क्राइम के सीरियल थे। सिर्फ उनका मकसद ये था कि सटीक क्राइम करना है, परफेक्ट क्राइम करना है और ऐसा क्राइम करना है, ऐसा लोग इन दोनों को मारना है जो कि मुंह बोले भाई बहन अपने आप को बताते हैं, जिससे क्या पुलिस तक इस मामले की खबर ना चल सके, पता ना चल सके। क्योंकि सरिता ठाकुर जो कि ब्यूटी पार्लर संचालिका होती है और होटल का मालिक, जिसके 3 होटल थे, ये दोनों एक दूसरे को भाई बहन की तरह बात करते थे। जब मोहल्ले में कोई पूछता था कि कहां जा रहे हो, रवि ठाकुर से पूछता था, कहते थे कि मैं अपनी बहन सरिता ठाकुर के पास जा रहा हूं, जबकि इन दोनों के भी आपस में अवैध संबंध होते हैं। पुलिस ने जब इस घर की तलाशी ली तो कई सारे सामान भी गायब थे, मोबाइल भी गायब थे। अब इस महिला से पूछा कि मोबाइल जो गायब थे वो कहां हैं, तो बताती है कि मोबाइल हमारे पास है, मिल जाएंगे। जैसे ही महिला ने मोबाइल उपलब्ध कराए और इसकी सीडीआर वगैरह निकलवाई, इसकी बातचीत थी वो निकलवाई, साथ ही मोबाइल को जब खंगालने की कोशिश की तो उसके अंदर कई महिलाओं के अश्लील वीडियो थे उस रवि ठाकुर के साथ, होटल मालिक के साथ। पुलिस को भी थोड़ा दिमाग खटकने लगा कि बात जो ममता कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। इसके बाद पूछा कि आगे की क्या मामला हुआ था। तब इन्होंने बताया कि हमने बस परफेक्ट प्लानिंग की थी कि हम इन दोनों की हत्या कर देंगे और हत्या करने के बाद इसका किसी को पता नहीं चलेगा। और इसके लिए प्लानिंग इन्होंने कुछ इस तरह से की कि 9 दिसंबर 2023 को दोपहर के समय में इसका पति, इसका बेटा, इसकी बेटी घर से दूर थे, कहीं अलग थे। इनको इस बात की पूरी तरह से पुख्ता जानकारी थी क्योंकि इन्होंने ममता ने रैकी की हुई थी। ममता इसके बारे में बहुत सारी बातें जानती थी। और जैसे ही 9 दिसंबर 2023 को 12 बजते हैं, ये पति और पत्नी अपने घर से बाइक लेकर निकलते हैं और बाइक लेकर निकलने के बाद रास्ते में बाइक को छोड़ देते हैं। वहां से ऑटो पकड़ते हैं। ऑटो पकड़ने के बाद सीधा एरोड्रम कॉलोनी का जो अशोक नगर इलाका है, जहां पर किराए के मकान में रहते थे, उस मकान में ऊपर जाते हैं। और जाने के बाद जाते ही सबसे पहले इस घर में जो महिला होती है उस महिला की हत्या करते थे, क्योंकि चाकू से हत्या करते हैं। और चाकू की एक नहीं बार बार लगातार वार किए जा रहे थे, जब तक क्या चाकू मुड़ नहीं गया, टूट नहीं गया, तब तक उस चाकू से उसको मारते रहे। और इसी बीच में इस ममता ने उस होटल के मालिक यानी कि रवि ठाकुर को इस सरिता ठाकुर के मोबाइल से मैसेज किया। उससे कहा कि तुम्हें यहां आना है, बहुत आज मन कर रहा है तुमसे बातचीत करने का, अब घर पे कोई नहीं है, तुम आ जाओ। जैसे ही रवि ठाकुर ने यह बात सुनी, रवि ठाकुर ने अपनी कार उठाई और कार उठाने के बाद सीधा अशोक नगर कॉलोनी पहुंचता है। वहां जाने के बाद उसकी प्रेमिका उसका इंतजार कर रही थी, जिसको वो बहन बोलता था। पूरे मोहल्ला यही जानता था कि दोनों बहन भाई हैं, वो बोले बहन भाई। वो ऊपर जाता है तो वहां उसे ममता दिखाई देती है। ममता को देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही थी, दीदी आराम कर रही हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आज शारीरिक संबंध बनाओ। जब ये शारीरिक संबंध बनाने वाली बात आती है तो उसको, रवि को कोई मतलब नहीं था, चाहे वो सरिता ठाकुर हो या फिर ममता उर्फ पिंकी हो। तभी जब उसने कहा तो वो राजी हो जाता, तैयार हो जाता है। वो कहती है कि तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी और सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। उसने अपने भी कपड़े उतारे, उसके भी पूरे कपड़े उतारे। उतारने के बाद जैसे ही अब उसे दिख नहीं रहा था, तभी उसका जो पति था यानी कि ममता का पति नितिन पवार जो छुपा हुआ था, उसके पास तलवार होती है और उसने पूरी ताकत के साथ ऐसा वार किया कि उसकी फिर चीख भी नहीं निकल पाई और उसको लगातार तलवार से तब तक मारता रहा जब तक क्या तलवार भी नहीं टूट जाती।
और इसके जो कपड़े उतरे हुए थे, तब साथ ही सरिता ठाकुर के भी कपड़े उतारे जाते हैं, उनको भी अर्धनग्न अवस्था में एक कमरे में डाल दिया जाता है। और तब तक वो जब तक मर नहीं गए, इत्मीनान नहीं हो गया, लगभग 1.5-2 घंटे इस कमरे में रहते हैं पति और पत्नी, इनकी ममता और उसका पति नितिन, और वहां से चुपचाप आराम से निकल जाते हैं, ये सोचकर कि अब किसी को पता नहीं चलेगा। जब इसका पति या फिर कोई और देखेंगे इन्हें अर्धनग्न अवस्था में, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि इन दोनों के अनैतिक रिश्ते थे और ऋषि यानी कि इस सरिता ठाकुर का जो पति होता है, इसने इसकी हत्या कर दी है या फिर किसी और ने हत्या कर दी है। कभी भी ममता पर और दूसरा जो उसका पति नितिन होता है, उन पर कभी भी शक नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे के आधार पर इस महिला को देखा, उसका हुलिया पहचाना, हुलिया के बाद जब इसे पता चलता है, तो आखिरकार कातिल बहुत जल्दी यानी कि 15-16 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार हो जाते हैं। और जो वजह सामने आती है कि इसके और कई महिलाओं के साथ अनैतिक रिश्ते होते हैं, अपने होटलों में ये बुलाया करता था। ये भी बताया जाता है कि इस ब्यूटी पार्लर पर जो महिलाएं आया करती थी, यहीं पर कई ऐसी महिलाओं को ये निशाना बनाया करते थे जिन महिलाओं को पैसे की जरूरत होती थी। और ये रवि ठाकुर के पास अच्छा खासा पैसा होता था, तो ये पैसे उन्हें दे दिया करता था उधार, और उधार पैसे देता था। जब वो पैसे वापस मांगता था तो महिलाएं पैसे नहीं दिया करती थी, तो उन्हें अपने होटल में बुलवाया करता था और उनसे वो गंदा घिनौना कृत्य कराया करता था। कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। रवि के साथ भी वैसे ही होता है, और जो ब्यूटी पार्लर संचालिका होती है वो भी बुरा काम कर रही थी, उसके साथ भी ऐसा ही होता है। वो दोनों तो मर चुके हैं, लेकिन उनके दोनों बच्चे, उनकी परवरिश कैसे होगी ये नहीं पता। और साथ ही जो कातिल हैं वो भी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। और जैसे इस घटनाक्रम का खुलासा अखबारों में छपता है, सोशल मीडिया पर आता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इंसान की शक्ल में लोग आजकल भेड़िए कैसे बन जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही जाते जाते आज कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें दीपक गोस्वामी हैं कि जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। साथ ही शिवानी महतो हैं, आज इनका भी जन्मदिन है, इनको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। चंपारण के रहने वाले कौशल जमाल हैं, आज इनका भी जन्मदिन है, इनको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही निधि हैं, आज निधि का भी जन्मदिन है। निधि सहित सभी लोगों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मुबीन खान है, नीलेश यादव, अशफाक खान, पवित्रा, अनुराग शर्मा, फुरकान खान, चिंटू शर्मा, जमीर अहमद, गणेश कुमार, मान सिंह, रामनिवास चौधरी, विनोद सोलंकी, गणपत सिंह, बबलू कुमार, डग्गू यादव, प्रवेश सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।